एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजनीति पर तीन ऐसे मुद्दे जो राजनीति पर बड़ा गहरा असर डालने वाले हैं। तमाम चीजों को आज हम टटोलने की कोशिश करते हैं। बारीकी से एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। अंत तक हमारे इस वीडियो में आप बने रहिएगा तो तमाम चीजें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दे में किस मुद्दे पे अभी राजनीतिक चर्चाएं पूरी तरह से गर्म है और राजनीति का तापमान लगातार बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले नाम आ रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। जी हां, क्योंकि इस बिल को लेकर सरकार का जिस तरह से रुख नजर आते हुए नजर आता है, यानी सरकार का रुख जिस तरह से साफ होता हुआ नजर आता है, अमित भाई शाह जिस बात की ओर इशारा करते हैं कि हर हाल में यह बिल लाया जाएगा, तो यह तय हो गया कि बिल तो लाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जब गठबंधन दल यानी जो एनडीए के गठबंधन दल में ही इसको लेकर अलग अलग राय और इतर सोच इस तरह से किया गया है मानो कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले इस मामले को लेकर चंद्रबाबू नायडू के अलग राय है, नीतीश कुमार के भी अलग राय बताए जा रहे हैं। तो चिराग पासवान ने पहले ही इस मामले पर ऑब्जेक्शन कर रखा है। तो राजनीतिक गलियारों पर इस बात का चर्चा है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है और यह वक्फ संशोधन बिल है, इसको लेकर एनडीए में भी घमासान और रार तय है। तो समझा जा सकता है और सब कुछ ईद के बाद नजर आने लगेगा, क्योंकि बताया जा रहा है यह बिल ईद के बाद संसद में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है यह बिल बताया जाता है यह बिल ईद के बाद संसद में पेश किए जाएंगे। तो कहा क्या जाएगा, समझते चले जाइए, एक एक बात पर गौर करते चले जाइए। सिर्फ यही नहीं, यदि सिर्फ एनडीए के गठबंधन में रार है तो अलग सी बात थी, लेकिन जब इसको लेकर संसद में भी हंगामा हो चुका तो सड़क पर भी जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम लोग इससे अपना गुस्सा का इजहार करते नजर आ रहे हैं। तो जंतर मंतर में जो कुछ हुआ वह देखने के लायक थी और समझने के लायक थी। किसी हाल में भी मुस्लिम समाज इसको पचाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो हर हाल में अपने वक्त की संपत्ति को, जिसमें दरगाह, मजार और मस्जिद आते हैं और दूसरे सभी चीज आते हैं, तमाम चीजों को अपने पास रखने के लिए, यानी इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ का विरोध पूरी तरह से मुस्लिम समाज और कई संगठन करते हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो इसका संकेत नीतीश कुमार को देने के लिए, चिराग पासवान को देने के लिए और जीतन राम मांझी को देने के लिए पटना में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसके इशारे क्या है। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद चंद्रबाबू नायडू को भी इसका इशारा देने के लिए विजयवाड़ा में जो कुछ होने वाला है, यानी जो धरना प्रदर्शन और जो प्रदर्शन होने वाले हैं, इसके तरफ साफ इशारा है कि यह लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ी जाएगी। बताया जा रहा है मुस्लिम संगठनों के द्वारा कि ईद के बाद बड़े प्रोग्राम तय किए जाएंगे। हर हाल में वक्फ संशोधन बिल का विरोध जारी रहेगा। तो कहा क्या जाए, एक तरफ सरकार के गठबंधन दल में इसको लेकर रार है, तो दूसरी तरफ इस मुस्लिम समाज में भी इसका रार दिखाई देने लगा है। तो कहा क्या जाए, एक तो यह हंगामा जरूर है और दूसरे हंगामा पे गौर करते चले जाइए। जिस तरह लोकसभा परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत में इसका स्वर गूंजने लगा, पूरी दक्षिण भारत में जिस तरह का विरोध का स्वर गूंजने लगा, इसको लेकर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जिस प्रखरता के साथ मीटिंग बुलाया और दक्षिण भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित हुए, हालांकि इसमें चंद्रबाबू नायडू सम्मिलित नहीं हुए, इसको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक गलियारों पर चर्चा थी। लेकिन एक बात तो तय है कि लोकसभा परिसीमन को लेकर भी पूरी तरह से ईद के बाद नए समीकरण बनाए और बिगाड़े जाएंगे। कहा जा रहा है इसको लेकर दक्षिण भारत और कुछ उत्तर भारत के लोगों में विरोध का स्वर सरकार को सकते में डाल सकता है और सरकार इसको भी हर हाल में कराने के लिए आमादा जरूर दिखती है। यह पहली बार नजर आ रही है कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार भले ही अल्पमत की सरकार हो, लेकिन दो बड़े फैसले को कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद जरूर नजर आती है। इन दोनों मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी एग्रेसिव मूड में जरूर नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि दोनों मुद्दे पे ईद के बाद जरूर इसमें नए कुछ देखने को मिलेगा। दर्शक इसको आसानी से देख सकेंगे कि आने वाला समय में यह कितना धारदार होता है और इसको सरकार पर और ये दोनों मामले पर सरकार पर दबाव बनाने में क्या एनडीए गठबंधन और क्या एम.के. स्टालिन
कामयाब हो पाएंगे। दक्षिण भारत के दूसरे मुख्यमंत्री इसको कामयाब होते हुए दिखेंगे। ये तमाम मुद्दे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए तीसरे मुद्दे को भी टटोल लीजिए। तीसरे मुद्दे के बारे में बात करने से पहले आप जान लीजिए, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी जी, तो क्या योगी जी के उत्तर प्रदेश से छुट्टी होगी? तमाम राजनीतिक गलियारों पे इसी बात को लेकर चर्चा है। चले जाइए कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या कहते हैं, उनके बयानों को टटोलते चले जाइए तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यूपी से विदाई होने की पृष्ठभूमि उसके लिए तैयार हो रही है अथवा नहीं हो रही है। तो समझते चले जाइए, उन बयानों को टटोलते चले जाइए। बयान नंबर 1, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। इसके माने क्या है स्क्रीन पर आप देख लीजिए। पहला बयान, दूसरे बयान को भी टटोलते चले जाइए। कोई भी भाजपा का सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं इसके लिए प्रयास नहीं करूंगा, पार्टी इसके लिए प्रयास जरूर करेगी। यह दूसरा उनका बयान किस ओर इशारा करता है दर्शक भी आसानी से समझ सकते हैं। अब तीसरे बयान को भी टटोलते चले जाइए। वह यह कहते हुए नजर आते हैं कि सत्ता गंवानी पड़ी तो कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। इन तीनों बयानों के मयार क्या निकल रहे हैं, मायने क्या निकल रहे हैं, आसानी से समझा जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ को भी लगने लगा है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई, बताया जाता है दिल्ली के काम उसी समय खड़ा हो गए और हर हाल में योगी को हटाने के लिए दिल्ली में लॉबी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नजर आने लगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम अमित भाई शाह का सामने आता हुआ नजर आता है। तो कहा क्या जाए, अमित भाई शाह से और योगी आदित्यनाथ से सब कुछ सामान्य है, यह बात बिल्कुल राजनीतिक गलियारों पे मान्य नहीं है। चर्चाएं तो यह रहती है कि दोनों के बीच में राजनीतिक असहजता जरूर है। तो समझते चले जाइए और दूसरी बातों को भी समझते चले जाइए। जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानबाजी और लगातार लोगों से मेल मिलाप बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस तरह अपने को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाला मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। इन तमाम चीजें इस ओर इशारा करता हुआ नजर आता है कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश से छुट्टी के मामले में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सक्रिय है। आने वाला वक्त में पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता बचती है कि चले जाती है। दूसरी ओर इस बात का भी इशारा होता हुआ नजर आने लगा है कि संभव है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर आरएसएस बड़ी लंबी लकीर खींचना चाहती है। एक तरह नरेंद्र मोदी जी की उम्र का तकाजा और उसके बाद युवा चेहरों को प्रोजेक्ट करने में जिस तरह आरएसएस की सोच सामने आता हुआ नजर आ रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ पूरी तरह फिट बताए जाते हैं। संभव है कि उत्तर प्रदेश से निकलकर संभव है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाए, लेकिन इस यात्रा को आसान बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इस लकीर को और इस लकीर को खींचने में सबसे बड़ी बाधा अमित भाई शाह है। और इस समय में सरकार में 2 नंबर की हैसियत रखने वाले अमित भाई शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है, और दिन रात भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, सत्ता में बरकरार रखने के लिए तमाम जोड़ गणित और तमाम भागदौड़ अमित भाई शाह जरूर करते हैं। तो समझते चले जाइए, कहा जाता है अमित भाई शाह ही योगी आदित्यनाथ के लिए एक लंबी लकीरें खींचने में बड़ा बाधा सामने नजर आता है। भले आरएसएस अमित भाई शाह की जगह योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हुए नजर आए, लेकिन इतना आसान बिल्कुल नहीं है। तो समझा जा सकता है, बयानों का दौर को समझते चले जाइए और इस बयान को टटोलते चले जाइए कि योगी आदित्यनाथ किस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना बयान देते हुए नजर आते हैं। उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजनीति में अपने को ले जाने में योगी आदित्यनाथ कितने मजबूत दावेदारों में उनकी गिनती आती है। उन बयानों को भी टटोल लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है और राष्ट्र हित के मुद्दे को सरपरी मान के लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। एक तो यह है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो राष्ट्र सुरक्षा के मामले में लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। और राष्ट्र सुरक्षा के मामले में उनकी जो बयानबाजी है वो साफ साफ इशारा करता हुआ नजर आता है कि वो राष्ट्रीय राजनीति पे दखल देना चाहते हैं और अपने आप को राष्ट्र लेवल का नेता जरूर बनाना चाहते हैं। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा जितना प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के लिए अनिवार्य है, उतना योगी आदित्यनाथ के लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। अलबत्ता वो मुख्यमंत्री जरूर है, उनकी चिंताएं हो सकती है, लेकिन उनका बयान राजनीतिक गलियारों पे उनको राष्ट्र के सबसे बड़ा नेता के प्रोजेक्ट के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा की जो नीतियां उठाई जा रही है, जो बातें उठाई जा रही है, वो इसी ओर संकेत जरूर करता है।
और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को टटोलते चले जाइए। हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा लगातार योगी आदित्यनाथ उठाते हुए नजर आते हैं। बात की संकेत है कि वो एक हार्ड हिंदुत्व के राह में आज भी कायम है। काम करने के तौर तरीके और उनके बातों से यह बात स्पष्ट होता है कि वो हार्ड हिंदुत्व की तरफ अपने इस छवि को बरकरार रखने में आज भी कामयाब नजर आ रहे हैं। और दोनों नेता, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के दोनों नेताओं के बीच में यदि हार्ड हिंदुत्व की बात चलेगी तो योगी आदित्यनाथ बाजी मार जाएंगे और राजनीतिक गलियारों पे इसी बात का चर्चा है। यानी तीनों मुद्दे, एक राष्ट्र हित के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी, दूसरा राष्ट्र सुरक्षा के मामले में तमाम तरह के बयानबाजी और हार्ड हिंदुत्व के मामले पे अपनी छवि को बरकरार रखना, ये तीनों मुद्दे गंभीर मुद्दे हैं और राष्ट्र नेता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने का एक संकेत मात्र जरूर है। तो समझते चले जाइए, इन तीन मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय राजनीति पे एक गहरा असर छोड़ने वाला है। तो हमारा छोटा सा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो ला सके। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जोहार।